हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं जानता हूँ आपका पेपर 14 को है, इसलिए मैं आज आपको चैरिटेबल ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स पूरा अच्छे से करा दूंगा। ध्यान से देख लेना, सारे क्वेश्चंस है, सारी पास्ट एडजस्टमेंट जितनी अब तक आई है दोस्तों। तो चलो और स्टार्ट करते समय लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, टॉपिक क्या है अपना? चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एग्जिट टैक्स। सर एग्जिट टैक्स कौन से सेक्शन में आता है? 115 टीडी में बच्चों। किसमें आता है? 115 टीडी में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इसमें क्या आपने पूरा चैप्टर बताया हमें? नहीं बच्चों, इसमें मैंने उतना ही पार्ट रखा है जितना एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है, अपना उतना ही पार्ट मैंने डाला है आपके लिए। ठीक है सर। सर पहले स्टार्ट करो आप। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम क्या है? योगा इज इंक्लूडेड फॉर चैरिटेबल पर्पज। सर ये तो हमें पता है, योगा चैरिटेबल पर्पज बनता है, इस वजह से उसकी इनकम चैरिटेबल में आती है। ठीक है सर। Corpus donation is exempt from tax if they are received with a specific direction that they shall form part of the corpus and are invested in specified modes of 11.5। सर क्या मतलब? डोनेशन मिला, वो बताया गया है कि एक डायरेक्शन के तहत कि ये कॉर्पस में जाएगा ट्रस्ट के, ठीक है ना, और उस पैसे को तुम्हें इन्वेस्ट करना है स्पेसिफाइड मोड्स के 11.5 में, तब जाके वो डोनेशन जो है एग्जाम्प्ट होगा। डोनेशन मिला, कॉर्पस में डाला, कॉर्पस से कहा इन्वेस्ट होना चाहिए? 11.5 के वोट्स में, तब जाके वो डोनेशन क्या बनता है? कॉर्पस डोनेशन, और उसे एग्जाम्पशन मिलती है। ठीक है सर, ये तो भी समझ आ गया। सर ये क्या लिख रहा है? इफ नॉट इन्वेस्टेड देन इट वुड नॉट बी एग्जाम्प्ट फॉर डेट प्रीवियस ईयर। ये तो सही बात है, अगर आपने पैसा ले लिया लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया तो काई की एग्जाम्पशन दोस्त? कोई एग्जाम्पशन नहीं है, फिर इनकम भी रहेगी पूरी। ठीक है सर। ट्रस्ट कैन क्लेम एप्लीकेशन ऑफ मनी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू द एक्सटेंट ऑफ रीपेमेंट। मतलब जब लोग ट्रस्ट कोई लोन लेते हैं, जब उसका रीपेमेंट करते तब उसे एग्जाम्पशन मिलती है। मतलब जब वो रीपेमेंट करती है तब वो अप्लाइड में लगा सकती है, और जितना रीपेमेंट करती है उतना ही अप्लाइड मिलता है। अच्छो, ट्रस्ट ने एक लोन लिया सपोज, और उस लोन से उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दी, तो उसकी अप्लाइड नहीं मिलेगी कंस्ट्रक्शन की, उसकी अप्लाइड नहीं मिलेगी। जब लोन का रीपेमेंट करोगे तो जितना रीपेमेंट किया उसका अप्लाइड मिलेगा। ठीक है सर। सर ये क्या है? पर्सन स्पेसिफाइड इन 13(3)। ये कौन होते हैं? जो करीबी लोग, क्या कह सकते हैं? करीबी लोग, गरीब नहीं, करीबी लोग, करीब लोग। ऑथर, ट्रस्टी, पर्सन मेकिंग कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 50,000। ये कौन होते हैं? करीबी लोग। पर ऑथर, ट्रस्टी, पर्सन मेकिंग कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 50,000। ऑल्सो इफ दीज पर्सन आर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, तो वो एचयूएफ भी आ जाएगा। ठीक है। रिलेटिव हो गए ऑथर के, ट्रस्टी के, या फिर मेंबर के। रिलेटिव हो ऑथर, ट्रस्टी और मेंबर, तो ये सब कौन होते हैं? स्पेसिफाइड पर्सन। सर इनके अलावा भी कुछ और होता है? यस, सच पर्सन ऑफ कंसर्न हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर इनका किसी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंसर्न भी आ जाएगा, या किसी पर्सन में तो वो पर्सन भी आ जाएगा। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? ग्रेटर देन 20% वाला। ठीक है सर, ये हो गए अपने गरीब लोग, गरीब नहीं करीब लोग। ठीक है सर। सेक्शन 13(6) इफ ट्रस्ट हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू पर्सन रिफर्ड इन 13(3)। सर 13(3) वाले कौन से? वही अभी जो बताए दोस्तों, उनको फैसिलिटीज दी है ट्रस्ट ने। देन ट्रस्ट शैल नॉट बी डिनाइड टू एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। सपोज मिस्टर राम था, ट्रस्टी था ट्रस्ट का, उसने अपने बेटे को कुछ दिया, तो ये थोड़ी मान लिया जाएगा कि ट्रस्ट ने अगर स्पेसिफाइड पर्सन को कुछ दिया तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दो? ना रे बाबा ना, ट्रांजैक्शन करी इससे कोई मतलब नहीं, ट्रांजैक्शन क्या करी और कितनी करी। क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन क्या करी और कितनी करी, उस पर डिपेंड करता है एग्जाम्पशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना दोस्त, ये ध्यान रखना, क्या करी और कितनी करी। ठीक है सर। नो अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब कहाँ कहाँ हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आएगी? 5 करोड़। 5 करोड़ की बात आएगी, मतलब 5 करोड़। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुज एनुअल रिसीव्स डू नॉट एक्सीड 5 करोड़। ठीक है सर। 1023(c)(3)(ad) में लिखा हुआ है ये बात। हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिफेक्टिवनेस। क्या? मेंटल, पागल लोगों के लिए मेंटल डिफेक्टिवनेस, हुज एनुअल रिसीव्स डू नॉट एक्सीड 5 करोड़। और अगर एक ट्रस्ट है जिसपे दोनों है, एजुकेशन का भी है और हॉस्पिटल का भी है, तो दोनों का मिला के देख लेंगे हम, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। इंडिविजुअली भी 5 करोड़ और ज्वाइंट पे भी 5 करोड़ है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड मोड्स। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। वॉलंटरी और कॉर्पस सेम चलता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन।
देखो पहले देखो एनोनिमस डोनेशन कौन से टाइप का है। दो टाइप के होते हैं एनोनिमस डोनेशन, फॉर द पर्पस एंड नॉट फॉर द पर्पस। सपोज आपको 5 लाख का मिला, सपोज मान लो 10 लाख का मिला, 10 लाख में से अपना 8 लाख पर्पस के लिए था, मतलब पर्पस वाला उसी चैरिटेबल काम के लिए था जिसके लिए ट्रस्ट बनी हुई है। सपोज टेम्पल था तो वो टेम्पल के लिए ही था एनोनिमस डोनेशन, ठीक है। और 2 2 लाख रुपए अपना अलग से था, तो 8 लाख अपना फॉर द पर्पस हो गया और 2 लाख नॉट फॉर द पर्पस हो गया, ठीक है सर। तो सर 8 लाख का क्या करेंगे हम, जो हम ऊपर निकालते हैं ना तो 8 लाख ऊपर ऐड कर देते हैं बिफोर अपनी सेट ऑफ के पहले, 15% की सेट ऑफ से पहले हम ऐड कर देते हैं। और सर जो 2 लाख बचा, 2 लाख की ट्रीटमेंट कैसे होगी, फिर देखिए हम 2 लाख के लिए पहले निकालेंगे हम 5% ऑफ टोटल डोनेशन, जो टोटल डोनेशन होगी 5% निकालेंगे, और 1 लाख, और 1 लाख इन दोनों का हायर सपोज कुछ आया 1.5 लाख आया सपोज मानो, तो 1.5 लाख एक ऐड कर देंगे इसी के साथ, फिर ये निकाल लेंगे। इसके बाद 15% की एग्जाम्पशन ग्रांट करेंगे, फिर अपना निकालेंगे टोटल। और जब एंड में हम 30% वाली निकालते हैं ना तो कितनी लेंगे, 2 लाख माइनस 1.5, ये आ जाएगा अपना 50,000। ये 30% पे टैक्सेबल होती है और ये एग्जाम्पशन वाली उस पर मिलती है 15% के स्लैब से पहले मिलती है, तो इस पर डिडक्शन मिल जाती है 15% की फ्लैट। समझ में आई, दो तरीके से करना है अपने को। एनोनिमस डोनेशन आया, पहले देखो क्या फॉर द पर्पस है और कितना नॉट फॉर द पर्पस है। अगर कुछ नहीं है तो सारा नॉट फॉर द पर्पस वाले है, अगर है लिखा हुआ तो अलग अलग कर दो। जितना पर फॉर द पर्पस वाला था ऊपर ऐड कर दो पहले, तो सेम पूरा। और बच्चे कुछ का निकाल लो, जैसे 2 लाख था, फिर देखो 5% ऑफ टोटल डोनेशन ऑन 1 लाख कितना है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इसी के नीचे ऐड कर दो। फिर अपनी फ्लैट डिडक्शन माइनस हुई, एंड में कितना आया अपना 2 लाख था, 1.5 तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो बच्ची कितनी 50 है, ये 30% पे टैक्सेबल होती है, इसको अलग से ऐड कर दो, क्योंकि ये अपना जो टोटल निकल के आता है ये भी 30% पे होता है और ये वाला भी 30% पे होता है 50,000, तो इस वजह से टोटल ले लेते हो और एंड में टैक्स लायबिलिटी एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देख लेना। चलो दोस्तों, एक करेक्शन कर लेना और आएगा इधर, और anonymous donation 5 lakhs at 5% of total donations और 1 lakh whichever is higher, ठीक है। इट इज अ पार्ट विच इज नॉट टैक्स एट द रेट 30%, क्योंकि बच्चा कुछ पार्ट टैक्स होता है 30% पे। इट इज एडेड बिफोर सेट अ पार्ट ऑफ 15%, ओके सर। एट लास्ट, एट रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 5 lakhs माइनस डोनेशन एडेड अबव, इट इज टू बी टैक्स एट द रेट 30%, ठीक है सर। अब क्वेश्चन देखो दोस्तों, थोड़ा साफ कर दूं मैं। ठीक, May 23 का पहला अटेम्प्ट है, 8 मार्क्स का आया था, ये चैप्टर 8 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा सीधा सीधा। अ पब्लिक कंपनी हैज क्रिएटेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सक्लूसिव फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है। द ट्रस्ट हैज ग्रांटेड इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ट्रस्ट ने लोन्स दिए इंटर आलिया टू सम ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज। सर कंपनीज एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, नहीं, ऊपर 33 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नहीं सर हम तो मानेंगे, ऐसे हमारे मानने से कुछ होता है दोस्तों, नहीं ना। in order to enable their children to pursue higher studies, ठीक है, as per the objects of the trust, ठीक है। The assessing officer considers this benefit as a benefit covered as per section 13(3) and proposes to withdraw the exemption from tax granted to the trust. The benefit of section 11 would not be available to public charitable trust if any of its part of income accrues directly or indirectly for the benefit of section 13(3). अगर 13(3) के लोगों को देखते हो, देते हो, क्या देते हो, वो डिपेंड करता है बेनिफिट क्या प्रोवाइड किया, तब जाके तुम्हारी एग्जाम्पशन नहीं मिलती। लेकिन एम्प्लॉइज तो कवर होती ही नहीं है, तो दिक्कत खत्म हमारी, तुम्हारे को सब ओके है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हमें पता होगा सर, आप बेटा लॉ की भाषा की रिलेशनशिप अलग होती है। रिलेशनशिप पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक डेट ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी सेट टू रिलेटिव। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटिव हो जाते तो बात ही होती फिर तो ऑफिस कभी भी चले जाते, अपनी घर की दुकान है ना। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है सर। रिलेटिव मीन्स अ पर्सन कनेक्टेड बाय बर्थ, लाइक आपके फादर के साथ, मैरिज आपकी वाइफ के साथ, और विद अनदर पर्सन, मैरिज और विद नहीं, और मैरिज विद अनदर पर्सन। गलत जरा सी भूल, बड़ी मिस्टेक हो सकती है। दिस लाइन ऑफ रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द पटना हाई कोर्ट रूलिंग सीआईटी वर्सेस टाटा स्टील चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं कहूंगा आप इसका नाम याद कर लो, क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है सर। LM Trust runs an education institution received annual receipts during financial year 22 to 23 amounting to 2.4 करोड़। ये LM Trust है, इस पे हॉस्पिटल भी है और एजुकेशन वाला भी है। ठीक है सर। ट्रस्ट ऑल्सो रन हॉस्पिटल, इसका है कितना 2.5 करोड़। हॉस्पिटल 2.5 करोड़ का, ये 2.4 करोड़ का, दोनों बन रहे 4.9 करोड़। सर 5 करोड़ से कम है, रजिस्ट्रेशन की तो जरूरत है नहीं, बिल्कुल ठीक। LM Trust is not registered for tax exemption or any other such clause। तो कंसल्टेंट बस आप बोल रहे हैं, कंसल्टेंट साहब को बोल रहे हैं सर टैक्स वैक्स पे नहीं करना, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। और ये पूछ रहे हैं कि कंसल्टेंट साहब सही है कि नहीं। मैं तो कहूंगा कंसल्टेंट साहब सही है, 5 करोड़ से कम है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कंसल्टेंट इज करेक्ट। मेरी वीडियो देखने के बाद ना आप एक बार नोट्स पढ़ लिया करो, बिल्कुल इजी हो जाता है चीजें। नवंबर 22 का क्वेश्चन है, देखो। FM ट्रस्ट स्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ योगा। सर योगा तो चैरिटेबल में आता ही नहीं है, ये कैसे लिख दिया आपने? नहीं दोस्तों, योगा चैरिटेबल में आता है, योगा चैरिटेबल में आता है, मन से बोलो एक बार, योगा चैरिटेबल में आता है। During the financial year 22-23, it received a voluntary contribution of 125 lakhs। ठीक है, VC मिला कितना 125 lakhs। ठीक है, with a specific direction that it should be form part of the corpus of the trust। ठीक है, हमने क्या पता है, हमें पता है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है तो वो कॉर्पस का पार्ट बन रहा है, तो अगर स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट हो जाता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है सर। द ट्रस्ट इन्वेस्टेड सच अमाउंट इन द शेयर्स ऑफ मैसर्स बैंड एंड ब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड, अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। क्या वो इन्वेस्टमेंट में जो दिए हुए हैं अपने को मोड्स, ये प्राइवेट कंपनी वाला दिया हुआ है? याद करो दोस्तों, 11.5 नहीं है उसमें प्राइवेट कंपनी वाला, तो अगर इसने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो उसका कॉर्पस वाला एग्जम्प्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड 125 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, इट रिसीव्ड 95 lakhs फ्रॉम अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड 60 lakhs ऑफ फीस टुवर्ड योगा क्लास। ये तो नॉर्मल है अपना, ठीक है ना, नॉर्मल अपनी इनकम बनेगी ये तो। ठीक है सर, योगा क्लासेस चैरिटेबल में आ जाए, 95 लाख अपना अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। अब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला होता है उसको अपन अलग से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है सर। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 125 lakhs is invested in investment in shares of private company is not a specified mode under section 11(5)। ठीक है, hence 125 lakhs received by FitMe Foundation, FM Trust मान लो इसको, would not be exempt under section 11। ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया। Voluntary contribution of 95 lakhs and fees toward yoga classes of 60 lakhs would be income from property held for charitable purposes and eligible for unconditional exemption of 15%। वो तो फ्लैट डिडक्शन वाली बात है, वो दोनों में मिल जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर नागराज, कौन है? नागराज साहब आए हैं। ओह, इज द फाउंडर ऑफ SS ट्रस्ट। ठीक है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। द ट्रस्ट रन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल चलाती है ट्रस्ट। मिस्टर राम, सन ऑफ मिस्टर नागराज, कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन, करीब लोग। कौन है? करीब लोग। ठीक है, वॉज एडमिटेड इन May 2022 इन द हॉस्पिटल ड्यू टू कोविड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, ही वॉज चार्ज अ टोटल फीस ऑफ 3 lakhs अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 5 lakhs। कितनी थी? 5 लाख की थी, लेकिन चार्ज कितनी करी गई? 3 lakhs। तो 2 लाख का हुआ, खा गए, ये ट्रस्ट खा गई। ट्रस्ट ने किसको फायदा पहुंचा दिया? सन को। ट्रस्ट ने फायदा पहुंचा दिया सन को, तो 2 लाख किसका बन जाए? ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी। ठीक है, 5 lakh charged by the hospital for the similar treatment to other general public। The board of trustees was served with a notice by the income tax authorities for cancellation of registration। होना भी चाहिए, तुमने काम ही ऐसे करे तुम्हारे। Here SS trust will not be denied the benefit of exemption in respect of entire income merely due to the reason that the benefit of medical facilities have been provided to Mr. Ram। मैंने कहा था स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, सिंपल सा लॉजिक, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो। Son of Mr. Nagaraj, being the specified person, registration cannot be cancelled on this basis। Okay, sir. As per section 12, subsection 2, the value of medical facilities provided to Mr. Ram, being the specified person, at a concessional rate, कितने पे दिया था? 3 लाख पे दिया था, 2 लाख का बेनिफिट प्रोवाइड किया था। ठीक है सर। Would be deemed to be the income of the trust, and such income would not be eligible for exemption under section 11। Hence, 2 lakh being the concessional value of medical facilities would be deemed to be income of SS trust। The remaining income would be eligible for the benefit of section 11। बाकी तो सिंपल सा है। May 22 का क्वेश्चन देखो,
राज चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड रिसीव्ड कॉर्पस डोनेशन ऑफ 5 lakhs, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23. The trust intend to utilize it during the previous year 23-24 and claim that since the donor gives the donation with a specific direction that it is towards the corpus of the trust, it is exempt from tax. उसने बोला कि पैसा ऐसा कॉर्पस की तरह मिला है तो ये एग्जम्प्ट होना चाहिए, ठीक है सर. Further during the year, the trust took a loan of 20 lakhs from a nationalized bank, ठीक है, and out of it applied 80 lakhs on the construction of its building. The trust claimed 18 lakhs as application for charitable purposes during the year. एक बात बताओ बच्चों, जब कॉर्पस डोनेशन मिलता है अगर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं तभी तो उसकी एग्जम्पशन मिलती है हमें, है ना, तभी तो उसकी एग्जम्पशन मिलती है हमें, नहीं तो नहीं मिलती. बिल्कुल ठीक बात सर, पहला वाला पॉइंट खत्म हो गया. और सर लोन वाले में भी आपने बताया था जब हम उसका रीपेमेंट करते हैं लोन का तब जितना हम पे करते हैं वापस उसी उतने की एग्जम्पशन मिलती है. यहाँ तो सर लोन का रीपेमेंट ही नहीं हुआ, केवल लोन के पैसे से कंस्ट्रक्शन हुई है, उसका तो नहीं मिलेगा. ये भी ठीक है, सिंस द लोन इज नॉट रीपेड द एप्लीकेशन ऑफ मनी वुड नॉट बी अलाउड. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बोथ द क्लेम्स आर इनकरेक्ट. बिल्कुल ठीक बात. Smile Foundation is a NPO trust that runs a school, ठीक है. The total receipts consisting of voluntary contribution कितना है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी है और गवर्नमेंट ग्रांट भी है, ठीक है सर. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में और गवर्नमेंट ग्रांट भी है, ठीक है. 30 लैक्स का था, उसमें कितना था, 14 लैक्स का क्या था अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और 16 लैक्स का क्या था अपना गवर्नमेंट ग्रांट. इस ट्रस्ट रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल? नो. द ट्रस्ट इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60 लाख कॉन्स्टिट्यूट कितना करता है, 53.33% ऑफ इस टोटल रिसिप्ट ऑफ 30 लाख. ये तो हमारे को दिख ही रहा है. कैसे दिख रहा है सर, 30 में से 16 तो इसी का ही हो गया ना, इस वजह से. 14 lakh voluntary contribution, 60 lakh government grant, which is more than 50% of the total receipts. बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि 16 lakh से आ रहा है 53.33%. Hence the income of institution is exempt under section 1023C 3AB. It is not required to get the approval of prescribed authority. ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज पे भी आप कर सकते थे इसको. देखो दोस्तों, अब जुलाई 21 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिकल है, आराम से सॉल्व करेंगे पूरा. Tulsi Foundation, a public charitable and religious trust registered under section 12AB, runs a hospital and owns a temple. ठीक है, ट्रस्ट है कोई तुलसी वाली, इस पे हॉस्पिटल भी है और टेम्पल भी है, ठीक है, हॉस्पिटल भी है और टेम्पल भी है, ठीक है. इट फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है. ग्रॉस रिसीव्स फ्रॉम हॉस्पिटल कितने हैं, 200 लाख. नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस, ऊपर वाले में नहीं है. रिसीव फ्रॉम पब्लिक अमाउंटिंग टू 35 लैक्स, ठीक है, 35 लैक्स के मिले हमें, ठीक है. इंक्लूड्स कॉर्पस डोनेशन ऑफ 5 लैक्स एंड एनोनिमस डोनेशन ऑफ 10 लैक्स. इसमें कॉर्पस भी है 5 लाख का और एनोनिमस भी है 10 लैक्स का, ठीक है सर. तो रिमेनिंग कितना हुआ अपने 20 लैक्स का वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है. आउट ऑफ द एनोनिमस डोनेशन 10 लाख 8 लैक्स आर मेड टू द बॉक्स ऑफ द टेम्पल. इसमें मैंने बताया, आपको बताया था फॉर द पर्पस एंड नॉट फॉर द पर्पस. यहाँ पे पर्पस वाला कितना दिख रहा है अपने को, 8 लैक्स, तो 8 लैक्स हम सीधा ऐड कर देंगे. और 2 लैक्स जो आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, जितना आएगा बचा कुचा इसमें से माइनस करके एंड में ऐड कर देंगे, वो क्योंकि वो 30% पे टैक्सेबल होता है, ठीक है सर. ये भी समझ आ गया अपने को. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी 20 लाख निकाली गई. ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द हॉस्पिटल अमाउंटेड टू 94 लैक्स, फॉर द टेम्पल एंड फॉर द टेम्पल अमाउंटेड टू 50 लैक्स. ये भी नॉर्मल है. On 1st January 2023, 6 lakhs was paid to a contractor in cash. कैश में पे कर दिए क्या, देखो रिटर्न और फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पे करें. फॉर द ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ दिस अमाउंट ऑफ द हॉस्पिटल, दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑफ द हॉस्पिटल. ऊपर वाले में इंक्लूडेड है. 6 lakhs को हटाना पड़ेगा, कैश में पे करा है और 31 मार्च से पहले पे नहीं किया है. 31 मार्च से पहले तो पे कर दिया बट कैश में पे किया है इस वजह से. On 1st May 2022, the trust purchased and installed new computer software for 25 lakhs for the hospital. The rate of depreciation is 40%. सर पीजीबीपी थोड़ी चल रहा है, डेप्रिशिएशन नहीं मिलती. अगर एक बार तुमने अप्लाइड पे ले लिया होता है तो डेप्रिशिएशन नहीं मिलती उसकी, ठीक है सर. The trust gave donation of 12 lakhs to Balaji Trust, other trust. किसको दिया, अदर ट्रस्ट को. Having objects of charitable nature
registered under section 12AB but not similar to objects of donor trust. ठीक, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। देखो ग्रॉस रेसिप्स कितने हो गए अपने, 200 लाख वाले हो गए, ठीक है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अपने 20 लाख निकाल ही लिया था, ये मैंने आपको बताया था। कॉर्पस डोनेशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये तो नील हो जाएगा, 5 लाख वाला ये था, ठीक है ना, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एसोसिएट मोड में इन्वेस्टेड है, ठीक है। एनोनिमस डोनेशन नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, क्योंकि ये पर्पस वाला था अपना। 8 लैक्स का यहाँ पे आ गया, 2 करोड़ 28 लैक्स आ गया। बच्ची कुछ एनोनिमस डोनेशन के लिए देखो 5% ऑफ टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन कितने थे अपने पास 35 लैक्स के, वो आया था ना 35 लाख का, जिसमें से अपने 5 देखे थे 10 देखे थे वाला पार्ट। तो ये कितना है 1,75,000, 1 लाख विच एवर इज हायर कितना आया 1,75,000। फिर 2 करोड़ 29,75,000, 15% की एग्जाम्पशन दे देंगे, फ्लैट वाली जो होती है 34,46,250। तो बचा वो कितना आ गया अपना 1 करोड़ 95,28,750, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने थे 94 के एक थे, 15 के एक थे, ठीक है सर। 94 के एक थे अपने पास, 15 के एक थे और ये बोल रहे 6 लाख भी किस में इंक्लूडेड है अपना ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, तो हम 6 लाख को इसमें से हटा देंगे दोस्तों, 6 लाख को इसमें से हटा देंगे, तो 6 लाख को अपने इसमें से हटा दिया। नॉट ट्रीटेड एप्लीकेशन एज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर नॉट मेड अप टू 31 मार्च, तो ये कितना हो गया अपना 1 करोड़ 3 लाख का, ठीक है। परचेज ऑफ कंप्यूटर कितनी है, परचेज ऑफ कंप्यूटर इट इज बेनिफिशियल फॉर द ट्रस्ट टू क्लेम कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ एज एप्लीकेशन और इनकम इन द ईयर asset is required, ठीक है। If the cost of asset is claimed as application, then depreciation will not be allowed as deduction under section 11(6), ठीक है। एप्लीकेशन ले लेते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है सर। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA allowed as application, ठीक है, since it is not given with a specific direction that it shall form part of the corpus of the trust, nor it is given out of accumulated income। 12 lakhs वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये वाला आ गया 12 lakhs वाला, ठीक है सर, ठीक ठीक सर। 1 करोड़ 40 लैक्स आ गया, टोटल कितने आ गए 55 लैक्स 28,750, और ये 30% कैसे आया 2 लाख माइनस 1.75 लाख, तो ये आ गया अपना 25,000, तो ये 30% पे टैक्सेबल होता है। देखो दोस्तों अब या तो 55, 53, 750 करोगे, इसका 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा नीचे वाला अमाउंट, और या फिर अलग अलग कर लो 55, 28, 750 का 30% और इसका 30%, तो वैसे भी आ सकता है, ये दोनों दोनों टैक्सेबल 30% पे है। अब लगाओ सरचार्ज, लगाओ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, खत्म कहानी, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, खत्म का। इसको आप नोट्स को देख लेना, को नोट्स में कुछ ऐसा है नहीं, वही ऊपर वाली बातें इस पर लिखी हुई है। अदर स्पेशल पॉइंट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे जुलाई 21 से पहले के जितने भी अटेम्प्ट से उन सब की प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट मैंने आपके लिए लिख दी है दोस्तों। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट कंसिडर्ड इन इनकम एज एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(1) वुड अप्लाई, इनकम में कंसिडर नहीं होता, और इससे जो हम इन्वेस्ट करके जो कोई असेट क्रिएट होती है तो वो भी अप्लाइड में नहीं आएगी फिर, ठीक है सर। डिविडेंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज पार्ट ऑफ इनकम, ये तो हमारे को पता है। If payment is not made in the same financial year, then it would not be considered as applied. Example, amount payable to foreign teacher, but payment made next year, मतलब payment होना चाहिए, payment is must, ठीक है सर। If payment is not realized, then do not include if trust follows cash system account, मतलब payment होनी चाहिए, सीधी सी बात। If TDS not deducted on certain payments, then not to be considered and applied. TDS अगर डिडक्ट नहीं हुआ है तो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है सर, और वो वैसे भी डिसला हो जाता है। For land and building purchase, stamp duty value is not considered for applied purposes at 56 to 10 does not apply। इसके लिए हम क्या लेते हैं कंसिडरेशन जिस पे ट्रांसफर हुआ है, कंसिडरेशन जिस पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है सर। कॉर्पस डोनेशन टू अदर ट्रस्ट आर नॉट परमिसिबल, दूसरे ट्रस्ट को परमिसिबल नहीं होता, ये तो हमारे को पता है। पेमेंट बाय क्रॉस चेक्स आर नॉट अलाउड, पेमेंट बाय क्रॉस चेक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है सर। सॉरी, एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर द सेल प्राइस ऑफ ओल्ड असेट कंसीडर्ड एज अप्लाइड, जैसे कि एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर सेल प्राइस, जैसे कि पुराना आपका बेचा 10 लाख का, नया आपने खरीद लिया 12 लाख का, तो 2 लाख को आपका क्या मिल जाएगा अप्लाइड, वो चीज।
ये अपने क्या पूरा ट्रस्ट वाला टॉपिक हो गया। अब मैं आपको एग्जिट टैक्स और करा देता हूँ फटाफट से, एक क्वेश्चन इसका देख लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जिट टैक्स का मतलब ये क्या होता है, हम प्रोविजन से एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट करने पे तो हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। एग्जिट कैसे करते हैं सर, ट्रस्ट ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी जरूरी नहीं थे, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, या फिर उसने मर्जर डीमर्जर कर ली, वो वाली थ्योरी मैंने इसमें नहीं डाली है। एग्जाम में केवल इसका प्रैक्टिकल आएगा तो मैंने वो रिलेवेंट पॉइंट डाल दिए उसके। ठीक है सर। द एक्रेडिटेड इनकम ऑफ द ट्रस्ट शेल बी टैक्सेबल एट द रेट एमएमआर। सर एमएमआर वही है इसमें जो नॉर्मल एमएमआर होता है? नहीं बच्चों, इसका एमएमआर अलग होता है, याद रखना। 30%, 12%, 4%, क्या बोला? 30%, 12%, 4%, क्या बोला? 30%, 12%, 4%। वो रेट क्या बन जाता है? 34.944%, 34.944%। When the tax on accredited income is levied on the FMV and if subsequent transfer of such asset, the cost of acquisition shall be fair market value. Cost of acquisition क्या बन जाती है? fair market value. बाद में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो जो नई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वही लेंगे उस दिन की। ये इतना काम का पॉइंट नहीं है। एग्जिट टैक्स इज एडिशनल टैक्स पेबल अदर देन नॉर्मल इनकम टैक्स इवन इफ नो इनकम टैक्स इज पेबल। इनकम टैक्स अलग चलता रहेगा। एग्जिट टैक्स तो जब लगाया जब तुम्हारी कैंसिलेशन हो गया था रजिस्ट्रेशन, उस पर एडिशनल लाइबिलिटी, क्या बोला? उस पर एडिशनल लाइबिलिटी। इनकम टैक्स जीरो भी हो तो भी तुम्हें एडिशनल टैक्स पे करना है एग्जिट टैक्स के रूप में। वो अलग है, वो अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक। एग्जिट टैक्स हैज टू बी पेड विद इन 14 डेज फॉर डिफरेंट केसेस। 14 डेज के बाद अगर नहीं पे किया तो तुम्हारी इंटरेस्ट चालू हो जाती है। इंटरेस्ट एट द 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 15th टिल डेट विच इज एक्चुअली पेड, जब तक लगती रहती है। हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेटेड इनकम? एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू of total asset minus total liability is equals to accredited income. FMVO assets माइनस लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी अपनी? accredited income, इनकम बन जाती है asset माइनस लाइबिलिटी करके। असेट में क्या क्या नहीं आएगा सर ये तो बताओ। असेट्स एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर से कुछ भी होता है उससे जो एसेट आया, इनकम भी है इनकम अपनी कंसीडर नहीं होती तो अप्लाइड में भी नहीं आएगा। ठीक है सर। asset acquired from the date of creation of trust to the date from which registration approval becomes effective under section 12AA 12AC। ठीक है। asset acquired from the date of creation of trust to the date from which the registration becomes approved, इसके बीच में कोई asset लिया गया है क्रिएशन से लेकर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के बीच में, तो वो asset भी कंसीडर नहीं करते। ठीक है सर। If benefits allowed to trust under section 11-12 for earlier previous years, then registration shall be deemed to be from the date of the earliest previous year। मान लो किसी और previous year की एओ ने तुम्हें अलाउड कर दी थी एग्जामेशन, सपोज 3-4 से एग्जामेशन चालू कर दी थी, बीच में 7-8 की भी करी थी, तो मान लेंगे कि 2003-4 तुम्हारा क्या है? रजिस्ट्रेशन का डेट है। ठीक है सर। Asset transfer dissolution to other trust within 12 months from the end of the month in which dissolution takes place। जब डिसोल्यूशन हो उसके 12 महीने के अंदर अंदर क्या किया है तुमने? ट्रांसफर किया है। ठीक है सर। सर ये जो आप टोटल असेट माइनस लायबिलिटी बताए थे कैसे कैलकुलेट करना है? देखो एफएमवी ऑफ टोटल असेट्स कोटेड शेयर्स के लिए कैसे निकालेंगे? एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट। ठीक है। इफ नो ट्रेडिंग देन इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट देख लेंगे। अगर वो भी नहीं दिया हुआ और शेयर्स की तुम्हें वैल्यू दी फेयर मार्केट वैल्यू तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है। एफएमवी भी ले सकते हैं। ठीक है सर। अनकोटेड के लिए क्या करना है? ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड पीई इंटू पीवी। ये पेड अप इक्विटी वैल्यू होगी, पेड अप वैल्यू होगी जो अपने क्वेश्चन में जितनी हमने पे करी होती है। असेट्स प्लस बी अपना क्या है? असेट्स का ही दूसरा पार्ट है और एल अपनी क्या है? लायबिलिटीज। अनकोटेड में देखो क्या क्या आता है। ए में क्या है देखो, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, इसमें क्या लेते हैं? बुक वैल्यू अदर देन बी। सर बी में क्यों? बी में एफएमवी लेते हैं हम, सोना चांदी की एफएमवी। क्या बोला मैंने? सोना चांदी की एफएमवी। एक्सक्लूडिंग टीडीएस, एडवांस टैक्स, एक्सेस ऑफ रिफंड, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। असेट साइड पे कुछ टीडीएस दिया होगा, रिसीवेबल अपने को क्या दो? एडवांस टैक्स दिया हो, आपने एक्सेस पे किया है, रिफंड अगर कुछ आपका टैक्स पेमेंट के बाद बन रहा है, या फिर डिफर्ड एक्सपेंडिचर, उन सबको माइनस कर देंगे। एफएमवी बुलियन ज्वेलरी, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी, स्टोन्स, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसकी क्या लेंगे हम? एफएमवी। याद रखना बुक वैल्यू एफएमवी। एफएमवी किसकी? सोना चांदी और जमीन, सोना चांदी और सोना चांदी जमीन, ऐसे याद रखो, सोना चांदी जमीन। बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज
एल में क्या था, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, उसमें क्या क्या नहीं लेंगे, पेड अप कैपिटल पीयूसी नहीं लेंगे, पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर पीयूसी ऑफ इक्विटी, डिविडेंड्स दोनों की हटा देंगे, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी की भी हटा देंगे, प्रेफरेंस की भी हटा देंगे, कोई रिजर्व है वो भी नहीं लेंगे, इवन इफ नेगेटिव। सर डेप्रिसिएशन रिजर्व लेंगे, यस डेप्रिसिएशन रिजर्व कंसीडर कर लेंगे, मतलब लाइबिलिटी में क्या क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, इनकम टैक्स पेड लेस रिफंड, इनकम टैक्स पेड नहीं लेंगे, प्रोविजन बुक्स में हम क्रिएट करते हैं वाला लेते हैं, ठीक है सर। लेस रिफंड आफ्टर टैक्स पेमेंट, टैक्स पे कर दिया उसके बाद आपका सरकार ने रिफंड दिया तो रिफंड माइनस कर दो, क्योंकि प्रोविजन बना रखा है, तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है और तुम्हारा इतना पैसा एक्सेस आ रहा है तो उसको माइनस कर दो। बात तो सही है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटीज, ठीक है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अदर देन एरियर्स ऑफ डिविडेंड पेबल फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो हमने पहले ऊपर पैसे सेट अपार्ट कर रखा था उसके लिए। पीई कैप अमाउंट पेड अप इक्विटी शेयर्स का पेड अप वैल्यू जो अपने क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होती है, ठीक है सर। अनकोटेड के लिए कैसे निकालेंगे, एफएमवी एनआरवी ऑन वैल्यूएशन डेट, एफएमवी एनआरवी ऑन वैल्यूएशन डेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एफएमवी एनआरवी व्हिचएवर इज हायर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एफएमवी एनआरवी व्हिचएवर इज हायर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एफएमवी एनआरवी व्हिचएवर इज हायर। और अदर असेट्स के लिए एफएमवी एनआरवी देख लेंगे, और बिजनेस अंडरटेकिंग ए प्लस बी माइनस एल। तो मैंने क्या क्या बताया आपको दोस्तों, देखो अपन ने आपको कोटेड बताया, कोटेड में एवरेज करने वाला है या फिर एफएमवी वाला है, अनकोटेड में ए प्लस बी माइनस एल, ए में बुक वैल्यू देखते हैं, एफएमवी देखते हैं, बी में किसकी देखते हैं, सोना चांदी जमीन, सोना चांदी जमीन। एल में अपन ने देख ली सारी लाइबिलिटी, एक तो पीयूसी हटा दो, किसकी इक्विटी की, डिविडेंड हटा दो, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हटा दो, प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वाला हटा दो, और रिजर्व एंड सरप्लस हटा दो, ठीक है सर। बस फिर तो कुछ था ही नहीं, है ना, ठीक है। अनकोटेड की एफएमवी एनआरवी, बाकी सब में तो ज्यादातर एफएमवी एनआरवी वही याद रखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एसडीवी एफएमवी व्हिचएवर इज हायर, ठीक है सर। नाउ अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद कुछ एफएमवी निकल के आई होगी आपकी, बिल्कुल ठीक बात सर, बिल्कुल आएगी इन सारे ऑप्शंस को लगाने के बाद। शेल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ टीडीएस सीसीएस, वही ऊपर की तरह, एडवांस टैक्स पेमेंट माइनस रिफंड जो आपका निकल के आया बाद में पेमेंट करने के बाद नेट करने के लिए, ठीक है। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ अगर दिया हुआ है तो, ठीक है सर, ठीक है सर। लाइबिलिटीज क्या है, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट बट एक्सक्लूडिंग, ये सब नहीं लेंगे, कैपिटल फंड नहीं लेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड या कॉर्पस फंड कुछ दिया हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जब हम पहले अकाउंट बनाते थे, जब हमारी पुराने दिन थे 11th 12th में, उसमें लिखा रहता था, ठीक है सर। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर असर्टेन लाइबिलिटी भी नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी नहीं लेंगे। अब देखो दिसंबर 21 का क्वेश्चन फटाफट से, रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट was formed on 1/4/2008, ठीक है। It applied for registration under section 12AA of the act, ठीक है, and got the registration approved from prescribed authority with effect on 1/4/2012, ठीक है सर। The trust got exemption from payment for taxes satisfying the condition laid down in 11 to 13 from 1/4/2012, ठीक है। The trust was dissolved on 29/12/2022, सर यहाँ पे डिसॉल्व हो गई तो मतलब दिक्कतें चालू, एग्जिट टैक्स आ गया, डिसॉल्व होती है एग्जिट टैक्स आ जाता है। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स कोटेड वाला दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स अनकोटेड वाला भी दिया हुआ है, ठीक है, कैश दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है, कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट दिया हुआ है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, क्रेडिट ऑफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ 15%, ठीक है, लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर्स दिए हुए हैं। ये कब के दिए 2009-10, और अपनी ट्रस्ट बनी कब थी 1/4/2012, तो ये तो वैसे ही कंसिडर नहीं होगा। और लैंड एंड बिल्डिंग अपन ने कहाँ से खरीदी थी, एग्रीकल्चर के पैसे से, तो ये भी कंसिडर नहीं होगी। एफएमवी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दी हुई है अपने को, 50 lakhs की। एफएमवी कितनी दी हुई लैंड एंड बिल्डिंग की, 50 lakhs की। ठीक है सर। 50% ऑफ द अनकोटेड शेयर्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट ईयर 2009-10। अभी जो अनकोटेड दिया है इसमें 50% तो पुराने ही है अपने, और अपना रजिस्ट्रेशन तो अपना कब हुआ था
1/4/2012 को, तो मतलब सर इसका 50% तो बेकार है हमारे लिए। बिल्कुल बेकार है दोस्तों, ओनली 50% हम कंसीडर करेंगे अपने एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है सर। मार्केट वैल्यू कोटेड शेयर्स कितनी दी हुई है? 46,50,000, ये वाली जो दी हुई अपने को 46,50,000। ठीक है सर। लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पॉइंट हो गया अपना, ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है सर। विद रेस्पेक्ट टू जेड लिमिटेड इन विच द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन अनकोटेड शेयर्स, ठीक है, तो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। किसके लिए? अनकोटेड वालों के लिए, इनके लिए दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है? 1 लाख इक्विटी शेयर विद फेस वैल्यू 10 ईच दिया हुआ है। ठीक है, ये पेड अप इक्विटी हो गया अपना। ठीक है, टोटल बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, ये किसके लिए दी हुई है? एक ले। मार्केट वैल्यू बुलियन ज्वेलरी, सोना चांदी जमीन, कितना दिया हुआ? बी। लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 35 लाख। ठीक है, ये अपने कौन से के लिए दी हुई है? अनकोटेड वाले के लिए दी हुई है, केवल लाइबिलिटीज, ये नहीं कि सारे के लिए, केवल अनकोटेड के लिए। ये पॉइंट केवल अनकोटेड के लिए दोस्तों, सारे के लिए मत मान के बैठ जाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द असेट्स ऑन डिसोल्यूशन वैल्यूइंग 8 lakhs टू अनदर ट्रस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, वही रेट कैलकुलेशन बताया हुआ है। पहले हम देखते हैं एफएमवी टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो एफएमवी टोटल असेट्स देखते हैं पहले, बाकी बातें तो बात की है। लैंड एंड बिल्डिंग वाला आएगा नहीं, ये मैंने आपको बता दिया, नील हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से आया है। ठीक है सर। इक्विटी शेयर वालों की फेयर मार्केट वैल्यू दी थी 46,50,000। अब जो अनकोटेड के लिए दिया हुआ है उसके लिए क्या करते हैं हम? ए प्लस बी माइनस एल, ए प्लस बी माइनस एल। ए कितना है अपना? देखो ए अपना, देखो देखो देखो, ये रहा। ए 60 लैक्स का था, बी अपना 30 लैक्स का था। ठीक है, ए प्लस बी माइनस एल, ए प्लस बी माइनस एल, लाइबिलिटीज 35 लैक्स की हट जाएंगी। ठीक है, ठीक है, पेड अप वैल्यू आ गई अपनी, पेड अप वैल्यू 1.5 लाख क्वेश्चन में गिवन थी अपने को। ठीक है, ये आ गया अपना पेड अप वैल्यू। ठीक है, डिवाइड अपनी पेड अप इक्विटी जो दी थी वाला, तो ये आ गया अपना 4,12,500। कैश अपने को दिया होता, बैंक बैलेंस दिया होता 52,12,500। लाइबिलिटी में कुछ आएगा नहीं, कॉर्पस वगैरह हम कंसिडर करते नहीं, लोन्स वगैरह में दिक्कतें हैं ही, ये हो गया नील। 52,12,500 लाइबिलिटीज नील, ये आ गया यहाँ पे। वैल्यू ऑफ असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी वो हम माइनस कर देते हैं 8 लाख की, बचा 44,12,500। रेट लगाया, टैक्स लाइबिलिटी निकल आई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत है मुझे बताना। ऑल द बेस्ट आप सबके डीटी के पेपर के। मुझे बताना क्या हम कुछ काम के थे इस बार आपके लिए, थोड़ा बहुत भी काम के हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबके लिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखना, यही दिन है, थोड़े से 2-3 पेपर रह गए, 2 पेपर रह गए, अच्छे से सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। ओके सर, ऑल द बेस्ट।